नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। भारत की आज़ादी की कहानी, क्या ये एक सीधी साधी लड़ाई थी? अक्सर हम इसे एक ही बड़े आंदोलन के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर इतिहास को जरा गौर से देखें तो हमें एक नहीं बल्कि कई छोटी बड़ी आपस में जुड़ी हुई क्रांतियों की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखती है। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। जब आज़ादी की लड़ाई को याद किया जाता है तो हमारे जहन में क्या आता है? क्या ये एक यूनाइटेड मूवमेंट था या फिर कई अलग अलग संघर्षों का एक संगम? सच तो यह है कि ये कोई एक कहानी थी ही नहीं, ये एक मोज़ेक की तरह है। आप जानते हैं, जैसे छोटे छोटे अलग अलग रंग के पत्थर मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हर टुकड़ा एक अलग विद्रोह, एक अलग सोच और एक अलग सपने को दिखाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन विद्रोहों की जो सीधे सीधे जमीन से जुड़े थे। ये वो आवाज़ें थीं जो किसानों और आदिवासियों ने अपने हक के लिए खेतों और जंगलों से उठाई थीं। और यहाँ देखिए कि कला में कितनी ताकत होती है। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तो 1859 के नील विद्रोह की चिंगारी बन गया, जिसने बंगाल के नील किसानों का दर्द और उनका शोषण पूरे देश के सामने लाकर रख दिया। और ऐसा नहीं था कि ये संघर्ष सिर्फ एक ही जगह हो रहा था। एक तरफ 1859 में बंगाल के किसान जबरदस्ती नील की खेती के खिलाफ लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ कई दशकों बाद 1922 में आदिवासी अपने अधिकारों के लिए रंपा विद्रोह में लड़ रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि जमीनी स्तर पर लड़ाई के कारण और तरीके कितने अलग अलग थे। अच्छा, तो जमीन से जुड़े संघर्षों के अलावा एक और ताकत थी जो आज़ादी की लड़ाई को हवा दे रही थी, और वो थी आस्था और विचारधारा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है वहाबी आंदोलन। देखिए, ये शुरू तो हुआ था इस्लाम में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए, एक धार्मिक सुधार आंदोलन की तरह, लेकिन बहुत जल्दी ही ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन गया। इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम युद्ध तक कहा गया। ये नाम ही इसकी अहमियत बताने के लिए काफ़ी है। तो इसके मुख्य पहलू क्या थे? ये एक इस्लामी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स था, जिसकी शुरुआत की थी सैयद अहमद बरेलवी ने, और इसकी विरासत इस बात में है कि इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शुरुआती और संगठित वैचारिक लड़ाई छेड़ी थी। लेकिन सोचिए, ये अलग अलग विद्रोह अकेले अकेले कब तक असरदार रहते? यहीं से एक जरूरत महसूस हुई एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड अखिल भारतीय राजनीतिक मंच की जो पूरे देश की आवाज बन सके। और यहीं से कहानी शुरू होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। दिसंबर 1885, जगह थी बॉम्बे। इसे स्थापित करने वाले थे रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम, और पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आज़ादी की लड़ाई को एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देने की पहली बड़ी कोशिश थी। लेकिन एक मिनट, क्या ये पूरी तरह से एक भारतीय पहल थी? यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेताओं का मानना था कि कांग्रेस असल में लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। मतलब उनका तर्क ये था कि अंग्रेज इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, ताकि लोगों का बढ़ता हुआ गुस्सा एक बड़े विद्रोह में ना बदल जाए। ये दिखाता है कि इतिहास कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना? तो जब हम इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें आज़ादी के संघर्ष की एक कहीं ज़्यादा मुकम्मल और दिलचस्प तस्वीर मिलती है। एक ऐसी तस्वीर जो किसी एक नेता या एक आंदोलन से बहुत बहुत बड़ी है। तो याद रखने वाली बात यह है कि प्रतिरोध का कोई एक चेहरा नहीं था। नील विद्रोह जैसे किसानों के आंदोलन थे, रंपा विद्रोह जैसे आदिवासियों के संघर्ष थे, वहाबी आंदोलन जैसे आस्था से जुड़े आंदोलन थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे संगठित राजनीतिक मंच भी थे। ये सब मिलकर भारत की आज़ादी की कहानी को पूरा करते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है, इस सारी डाइवर्सिटी को समझना हमारे लिए आज़ादी के मायने कैसे बदल देता है? शायद ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कोई एक मंजिल नहीं, बल्कि उन अनगिनत रास्तों का संगम है जिन पर चलकर इसे हासिल किया गया।